हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास 10 सीबीएसई साइंस 2020 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने उसके 3 सेट्स यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी जो 2020 ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसके आगे के कुछ सेट्स यानी कि सेट 4 एंड सेट 5। सो आई होप कि इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियोस आपने देख लिए होंगे। तो आज भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए। हमारे 2022 क्वेश्चन पेपर के सेट 4 के फिजिक्स पोर्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें हमसे बोला गया है डिफाइन द टर्म इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, और ये केवल और केवल 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट की केवल और केवल डेफिनेशन देनी है। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जो कि इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि द इलेक्ट्रिक करंट दैट ओरिजिनेट्स इन द कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से किसी कॉइल में अगर कोई करंट इंड्यूस होती है तो उसी को क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन वहां पर दे देंगे तो आपको 1 मार्क इस क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। इफ अ पर्सन हैज 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग is A है 1 ओम, B है 5 ओम, C है 10 ओम, D है 25 ओम। तो एक इंसान है जिसके पास में 5 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है, 1/5 ओम है। ठीक है, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5, सभी की वैल्यू 1/5 ओम है। उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर इनको कनेक्ट करके लाना है, इनको कंबाइन करके लाना है, तो उसको क्या कैसे कनेक्ट करके कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो ला सकता है ये पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब वो ला सकता है जब वो इनको किसमें कनेक्ट कर दे, सीरीज में कंबाइन कर दे। ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, उन सारे के सारे रेजिस्टेंसेस का सम कर देते हैं, है ना। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 इक्वल टू क्या हो जाएगा। सो ये हमारे पास में 5 रेजिस्टर्स हैं और सेम टू सेम इनका रेजिस्टेंस है, तो हम डायरेक्टली इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 1/5 ओम भी कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो इसका A वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन A इज करेक्ट, यानी कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो इंसान ला सकता है इन 5 के 5 जो रेजिस्टर्स है उनको कनेक्ट करके वो कितना ला सकता है, 1 ओम ला सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, फिर से सेम सेट के लिए 1 मार्क का है। तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है या फिर और वाले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। In doing so, if other parameters of the circuit remain unchanged, the heating effects in the resistor will become A है 2 times, B है half, C है 1/4, D है 4 times। तो क्या बोला जा रहा है कि किसी रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस था उसको हम हाफ रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, आधा कर देते हैं जितना वो पहले उसकी इनिशियल वैल्यू थी उससे। ठीक है, बाकी के पैरामीटर्स को अनचेंज्ड रहने देते हैं, नहीं बदलते हैं। तो वहां पर जो हीटिंग इफेक्ट है वो उसमें क्या चेंज आएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो हमको पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू क्या होता है, V²T/R। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R के या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसका ये मतलब है कि अगर R की वैल्यू हाफ की जा रही है यानी कि रेजिस्टेंस हाफ होगा,
तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए डबल, क्योंकि ये इसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि 2 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स, तो इसमें भी हमको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, जो आपको करेक्ट लगता है उसको आपने टिक करना है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सी है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट और डी है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलता क्या है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स यानी कि थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों की तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो जो हमारा थंब है वो मोशन को बताता है कंडक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताता है, तो हमारी फोरफिंगर बताती है, और जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कौन बताती है, हमारी मिडिल फिंगर बताती है। ये बोलता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहां पर हर किसी की डायरेक्शन की बात हुई है ना, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। तो पहले तो अगर आपको एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मैग्नीट्यूड वाला सब कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में सी ऑप्शन बचेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और अगर हमको वैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पता ही है तब तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट को शो करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी हमारे पास में 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स या फिर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो एग्जाम्स में जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि वहां पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है, नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ए ऑप्शन है एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, बी है द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज bombarded with high energy neutrons, सी है a chain reaction is set in the process, डी है in this process a tremendous amount of energy is released at a controlled rate। ठीक है, तो क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू, यानी कि न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एक हैवी न्यूक्लियस होता है जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर थोरियम एटसेट्रा। ठीक है, उस पर जो लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी बम्बार्डमेंट होती है, वो स्प्लिट हो जाता है छोटे न्यूक्लियाई में। ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा बी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि उसमें हमको क्या दे दिया, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स लिख दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लो एनर्जी न्यूट्रॉन होना चाहिए था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है सेम सेट के लिए। इसका मतलब और वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कीजिए एग्जाम्स में। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज, ए है बायोमास, बी है सोलर रेडिएशन, सी है टाइड्स एंड डी है विंड्स। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोलर रेडिएशंस, क्योंकि जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है इन अर्थ सरफेस वो क्या है, सोलर रेडिएशंस है। ठीक है, या फिर सोलर एनर्जी है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला गया है अ कॉन्केव मिरर is used for image formation for different positions of an object. What inferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 centimeter from the pole of a concave mirror of focal length 15 centimeter? A है position of the image, B है size of the image, C है nature of the image and D है draw a labeled ray diagram to justify your inferences. तो ये 4 की 4 पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं, एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे
बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4 पोर्शंस बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है और हमको गिवन क्या क्या है पहले वो भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, जो कि नेगेटिव होगी, u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही साथ फोकल लेंथ हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर की बात है तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हमको पोजीशन इमेज की बतानी है तो हमको इमेज की डिस्टेंस बतानी होगी, है ना। सो उसके लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो यहां से क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/-15 सेंटीमीटर माइनस 1/u की जगह पर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 150, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में -10 प्लस 15, ठीक है। सो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 5/150, इसका मतलब हो गया 1/30। सो v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसका मतलब है जो इमेज की पोजीशन है प्लस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है वो राइट हैंड साइड पे बन रही है। राइट हैंड साइड पे बनने का ये मतलब है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब बिहाइंड द मिरर बन रही है कॉन्केव मिरर के केस में, तो ये तो हमको पता चली गया कि इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल इमेज बन रही होगी, ठीक है। अब हम लोग साइज ऑफ द इमेज कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको गिवन डेटा है उसी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। हमारे पास में v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग मैग्निफिकेशन जो लेंस के लिए यूज होता है m इक्वल्स टू लेंस नहीं मिरर के लिए यूज होता है, ये क्या हो जाएगा -v/u हो जाएगा। सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -30/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10, ठीक है। सो m इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो मैग्निफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहां पर से हमको साइज भी पता चल गया, कैसी इमेज बन रही है, मैग्निफाइड इमेज बन रही है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए अब हम लोग बनाते हैं लेबल्ड डायग्राम। तो हमारे पास में क्या है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर ये हो गया, ठीक है। इसका जो सिल्वर कोटेड जो सरफेस है वो ये वाला हो गया और अंदर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये हो गया इसका यहाँ पर जो सेंटर है जिसको हम O के थ्रू या फिर जो पोल है P के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं, P लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया इसका जो फोकस है F, ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। अब यहाँ पर से हमको फोकल लेंथ कितनी दी गई थी, 15 सेंटीमीटर दी गई थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, जिसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। और U की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो ये है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो अप्रोक्सीमेटली इधर की साइड पे यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई और ये इस तरीके से फोकस से होते हुए इधर को चले जाएगी, ठीक है। वैसे ही सेंटर से जब रे जाएगी तो उसी में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। बट ये रेज कहीं पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, इसलिए हमको इनको पीछे की तरफ मिलाना पड़ता है, यानी कि ये अपीयर टू मीट होती हैं और इसीलिए ये इमेज क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये है ए बी, ये है A डैश B डैश, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, यानी कि सीधी इमेज बन रही है, ठीक है। और चाहे तो आप डिस्टेंसेस भी लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है, 10 सेंटीमीटर है और V इक्वल टू हमारे पास में कितना है, तो ये है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में लेबल्ड डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमारे पास में है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम y इज 2/3 and the refractive index of medium y with respect to medium z is 4/3. Find the refractive index of medium z with respect to medium x. If the speed of light in medium x is 3 into 10⁸ meter per second, calculate the speed of light in medium y. तो इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर
तीन पोर्शंस कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है मीडियम x का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y। इट मींस इसको हम लोग लिख सकते हैं nxy इक्वल टू कितना दिया गया है 2/3। ठीक है, नेक्स्ट हमको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम z। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं NYZ इक्वल टू 4/3। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है ऑफ मीडियम Z, तो इसको आप क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम x यानी कि NZX। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा NZY अपॉन NXY। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में NZX की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये यहाँ पर NZY है तो अपॉन में आके क्या हो सकता है NYZ इंटू NXY। ठीक है, सो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि NZX इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा NYZ की वैल्यू कितनी है 4/3 है इंटू NXY की वैल्यू कितनी है 2/3 है। ठीक है, सो NZX इक्वल टू आपके पास में आ गया 1 अपॉन 4 2 8 अपॉन 3 3 9। सो NZX इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 9/8। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में इस के फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें आपको क्या फाइंड करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम X यानी कि NZX। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम X यानी कि Vx इक्वल टू कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बतानी है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y। ठीक है, सो यहां पर आप लोग NXY इक्वल टू Vy अपॉन Vx का यूज कर सकते हो। Vy यहां पर क्या है, तो ये जो हमको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x जो कि हमको गिवन है। तो Vy इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा NXY इंटू Vx। सो यहां पर से Vy इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा NXY की वैल्यू आपके पास में है 2/3 इंटू साथ ही साथ Vx की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो Vy इक्वल टू आपके पास में आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर से आपको पता चल गई वैल्यू किसकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो y है जो कि हमको कैलकुलेट करनी थी उसकी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स। एक इंसान मायोपिया यानी कि उसको नजदीक और दूर यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही विजन में डिफेक्ट हो सकता है, देखने में तकलीफ हो सकती है। सो इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में आपसे बोला गया है व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है जब किसी इंसान को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो जाए तो इस कंडीशन को बोला जाता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, और आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये किस वजह से होता है, व्हेन डज इट हैपन। तो ये कब होता है कि एक एज के बाद, जैसे 40+ एज के बाद क्या होने लगता है कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो ग्रेजुअली वीक होने लगती हैं या फिर जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिमिनिश होने लगती है, तो तब प्रेसबायोपिया की कंडीशन आती है। तो आप जो इसका पार्ट बी है व्हेन डज इट हैपन, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आवर आईज, या फिर इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि डिमिनिशिंग ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस। तो ये हो गया इसका पार्ट बी भी कंप्लीट। सी पार्ट पे चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ लेंस ऑफन रिक्वायर्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ सच लेंसेज। तो इस टाइप की कंडीशन को ठीक करने के लिए, करेक्शन के लिए किस टाइप के लेंसेज का यूज किया जाता है, तो उन लेंसेज को हम क्या बोलते हैं बाईफोकल लेंसेज, यानी कि उसमें 2 लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों ही टाइप के लेंसेज इसमें यूज किए जाते हैं। तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो ये दिखाने के लिए कि बाईफोकल लेंस किस टाइप का हो सकता है।
ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और ये हमारे पास में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आप डायग्राम देख के अच्छे से ये तो समझ ही गए होंगे कि ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हम अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म्स सो दैट अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म emerges out of the second prism as white light. Draw and label the ray diagram. तो जैसा कि हम लोगों ने बुक्स में और प्रीवियस ईयर जो बाकी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें हमने बात की थी कि जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, सनलाइट के जो सनलाइट है यानी कि जो व्हाइट लाइट है उसको एक प्रिज्म पर डाला। 2 आइडेंटिकल उन्होंने प्रिज्म लिए यानी कि एक जैसे प्रिज्म लिए। जब उन्होंने सनलाइट या फिर व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म पर डाला तो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये तो हमको पता ही है, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का फिनोमेनन है ना, क्योंकि ये क्यों अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होती है तो ये हमको पता है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं तो ये अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करने लगती हैं, इसलिए ये 7 कलर्स में यहाँ पे स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, और ये अलग अलग डेविएट भी होती हैं। जैसे कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो सबसे कम डेविएट होती है, जबकि वायलेट कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डेविएट होती है। अब इस प्रिज्म में से तो 7 कलर्स स्प्लिट हो गए। ठीक है, इन्होंने रख दिया अब एक इन्वर्टेड प्रिज्म उसके आगे। अब क्या हुआ, ये 7 कलर्स गए, फिर इस मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, और जब यहां से बाहर ये निकले इस दूसरे प्रिज्म के थ्रू जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पे रखा गया था, तो ये सारे के सारे कलर्स फिर से रिकम्बाइन हो गए और यहाँ पर स्क्रीन पर हमको कैसी लाइट मिल गई, व्हाइट लाइट मिल गई। तो इस टाइप का डायग्राम आप लोग एग्जाम्स में बना सकते हो और ये वाला क्वेश्चन आपका इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और ये है हमारे पास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स ईच। तो एक बैटरी बनाई गई है जिसमें 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट ईच, इसका मतलब 2 3 6 यानी कि टोटल बैटरी कितनी वोल्टेज की हो गई, 6 वोल्ट्स की हो गई। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm connected in parallel, a plug key and an ammeter all connected in series. Use this circuit to find the value of the following. A है current through each resistor, B है total current in the circuit, C है total effective resistance of the circuit. तो एक एक करके इन तीनों ही पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास में है 3 रेजिस्टर्स, ये मान लिया रहा पहला रेजिस्टर, ठीक है, ये मान लिया रहा दूसरा रेजिस्टर और ये रहा हमारा तीसरा रेजिस्टर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, कितने वोल्ट्स की, 6 वोल्ट्स की, क्योंकि 3 सेल से मिलकर बनी है 2 वोल्ट ईच। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई प्लग की, और अमीटर को भी यहाँ पर हमने सीरीज में जोड़ दिया। कुछ इस तरीके से मान लिया करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है तीनों ही रेजिस्टर से, और ये रही टोटल इस तरीके से करंट। ठीक है, तो ये वाला मान लिया हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम एक एक करके इन तीनों ही पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में हमसे बोला गया है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर आपको फाइंड करनी है। तो हर एक रेजिस्टर से अलग अलग करंट पास हो रही है। सबसे पहले R1 की वैल्यू लिखते हैं। सो R1 यानी कि हमारा पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है। V1 तो सबके लिए सेम ही है, यानी कि वोल्टेज तो सबके लिए सेम ही है, कितनी, 6 वोल्ट्स, तो ये हो गया 6 वोल्ट। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, यानी कि I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1। V1 की वैल्यू है 6 वोल्ट्स, R1 की वैल्यू है 10 ओम, सो I1 इक्वल टू हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है 0.6 एम्पियर्स। दूसरे वाले के लिए लेते हैं, तो R2 यहाँ पर है हमारे पास में 20 ओम, साथ ही साथ V2 हमारे पास में कितना है, 6 वोल्ट ही है। सो यहाँ पर I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 अपॉन R2। V2 की वैल्यू है 6 वोल्ट अपॉन R2 की वैल्यू है यहाँ पर 20 ओम। ठीक है,
सो I2 इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6, 2 10 20 यानी कि 0.3 एम्पियर। सो सेकेंड वाले रेजिस्टेंस यानी कि 20 ओम वाले रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 0.3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब बात करें तीसरे वाले रेजिस्टेंस की, R3 इक्वल्स टू 30 ओम, वोल्टेज V3 इक्वल टू 6 वोल्ट। सो यहां पर करंट I3 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 अपॉन R3। V3 की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट अपॉन R3 की वैल्यू कितनी है, 30। सो ये क्या हो गया, ये हो गया 6 5 30। सो I3 विल बी इक्वल टू आ गया आपके पास में 0.2 एम्पियर, यानी कि जो थर्ड वाली करंट, थर्ड रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रही है यानी कि 30 ओम वाले रेजिस्टेंस से, वो कितनी करंट है, 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। पार्ट बी में हमसे बोला गया है टोटल करंट बताइए सर्किट से कितनी टोटल करंट फ्लो हो रही है। तो जितनी 3 रेजिस्टेंस है सर्किट में, तीनों से जो अलग अलग करंट फ्लो हो रही होगी उनको सम अप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल करंट जितनी सर्किट में फ्लो हो रही होगी, यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहां पर I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है, 0.6 एम्पियर, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, 0.3 एम्पियर्स, प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, 0.2 एम्पियर्स। सो टोटल करंट इस सर्किट से कितनी फ्लो हो रही है, ये हो जाएगा 1.1 एम्पियर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट सी, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमको बताना है। हमारे पास में V की वैल्यू है कितनी, 6 वोल्ट्स, I की वैल्यू हमारे पास में है 1.1 एम्पियर, तो R V इक्वल्स टू I R होता है। सो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर से ये हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास में V की वैल्यू 6 अपॉन 1.1 यानी कि 60 अपॉन 11। सो आपके पास में ये अप्रोक्सीमेटली जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेट 5.5 ओम आ जाएगा। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स अच्छे से सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सेट के लिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब और वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। सो 2 रेजिस्टर है, दोनों का ही जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन, पहला है सीरीज एंड दूसरा है पैरेलल, इन टर्न टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ईच केस। तो आपको क्या करना है, पहले उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके बताना है, दूसरा जब वो पैरेलली कनेक्ट है तब उनका पावर, उनके लिए जो पावर कंजम्पशन है वो कैलकुलेट करना है, फिर दोनों का क्या कर देना है, रेशियो कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। तो हम इसके लिए 3 पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले में हम सीरीज की बात करते हैं। जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा RS, वो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। अब दोनों ही सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 15 ओम। तो सीरीज में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आ गया 30 ओम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। साथ ही साथ आपके पास में V की वैल्यू है, वोल्टेज है कितना, 6 वोल्ट। तो आप I बता सकते हैं, यानी कि करंट बता सकते हैं। V इक्वल्स टू IR होता है, यानी कि I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा, यहाँ पर RS हो गया, तो 6 अपॉन 30 हो गया, 6 5 होता है 30, तो ये हो गया आपके पास में 0.2 एम्पियर्स। ठीक है, अब पावर कंजम्पशन भी यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P इक्वल टू PS लिख लेते हैं, V इंटू होता है I। ठीक है, सो V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, I की वैल्यू कितनी है, 0.2 एम्पियर्स है। सो PS इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 1.2 वॉट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, जिसमें ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्ट मतलब 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इट मीन्स 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 15। इसका मतलब है ये हो गया 2 अपॉन 15। सो यहाँ पर RP इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 7.5 ओम। यहाँ पर भी V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, यानी कि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा V अपॉन RP। सो V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट अपॉन RP की वैल्यू कितनी है, 7.5। ये हो गया 60 अपॉन 75। सो कैंसिल कर लीजिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12 अपॉन 13। तो यहां पर से आप
पैरेलली जो पावर कंजम्पशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं V इंटू आई के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, 5 1 5 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है, सो ये फिर और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 4 12 3 5 15, यानी कि ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं, V की वैल्यू है 6 वोल्ट इंटू आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5 हो गई। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 4 24/5, यानी कि जो आपके पास में पावर कंजम्पशन आ जाएगा इस पैरेलली कनेक्शन वाले में, ये आ जाएगा 5 4 20 5 8 40, तो इतना वॉट। ये दोनों ही हम लोगों ने लिख लिए, दोनों ही सीरीज और पैरेलल के लिए पावर कंजम्पशन। अब इनका रेशियो हम लोग बता सकते हैं। सो रेशियो इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू PS अपॉन PP। सो ये आपका हो जाएगा, PS की वैल्यू कितनी है 1.2 वॉट्स अपॉन PP की वैल्यू कितनी है 4.8 वॉट्स। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, आपके पास में आ जाएगा, ये हो गया आपके पास में 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा, यहां पर से हम इसका रेशियो लिख सकते हैं इक्वल टू 6/24, 6 4 24, यानी कि 1/4। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:4। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है स्टेप वाइज स्टेप। अगर बाई चांस आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो जितने स्टेप्स आते हैं उतना भी आप सॉल्व करोगे तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं है और उसको सॉल्व जरूर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 4 पार्ट है ABCD, इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में, पार्ट ए में हमसे बोला गया है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हमको बताना है, जिसको मैं आपको समझाऊंगी, आप अपनी नोटबुक में उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स यानी कि थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो अगर हमारी जो फोरफिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, हमारी जो मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताती है, तो जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन को बताएगा किसके, मोशन या फिर फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है किसी कंडक्टर पे। तो आप एग्जाम में एक रे डायग्राम भी बना सकते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बता रहा है, तो हमारी फोरफिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। साथ ही साथ जो करंट है उसकी डायरेक्शन कौन बता रही है, तो हमारी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बता रही है। ठीक है, वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन कौन बता रहा है, तो हमारा थंब फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन आवर होम्स। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आती है उसके 3 फीचर्स आपको बताने हैं। तो उसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि वो करंट कौन सी है, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC। 3 फीचर्स क्या क्या है, वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करती है पीरियोडिकली। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन के आता है। ठीक है, यानी कि ये पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, रिवर्स करती है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स वो कितना होता है, 220 वोल्ट्स होता है। तो पार्ट बी भी अच्छे से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में हमसे बोला गया है व्हाट इज अ फ्यूज, Why is it called a safety device? फ्यूज क्या होता है, इसको एक सेफ्टी डिवाइस क्यों बोला जाता है, तो यस, फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए। और इसको सेफ्टी डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कोई स्पेसिफाइड या फिर स्पेसिफिक जो करंट जितनी आनी चाहिए सर्किट में उससे ज्यादा ओवरलोड हो जाए करंट, है ना, तो तब ये क्या करता है, जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो डैमेज हो सकता था, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का जो डैमेज हो सकता था, या जो ह्यूमन डैमेज या फिर हमारे घरों में कोई दिक्कत हो सकती थी, उससे हमको बचा लेता है। तो इट प्रिवेंट्स और प्रोटेक्ट्स सर्किट टू डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में डी पार्ट, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। तो ये हमसे पूछा जा रहा है क्यों अर्थिंग की जाती है या फिर किसी मेटल को अर्थ में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है
कि मतलब कनेक्ट किया ही क्यों जाता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी अगर हमको अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो हमारी बॉडी से करंट फ्लो होते हुए अर्थ तक चले जाए और हमको कम इलेक्ट्रिक शॉक लगे, इसके लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट, क्योंकि ये क्या करता है, करंट के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे कि जल्दी से हमारी बॉडी से करंट अर्थ की तरफ को चला जाए या फिर ग्राउंड की तरफ को चले जाए, और प्रोटेक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आया आपको अच्छे से समझ में। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे 2020 के क्वेश्चन पेपर का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 3A से 3D तक इसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं और वो 4 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं एक पैराग्राफ और कुछ डेटा के बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड करेंगे, देन उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि जो सोलर पावर है इंडिया में इज अ फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री। जो कंट्री है उसमें सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसने रीच कर लिया है, यानी कि इंडिया ने 30.071 गीगावाट एज ऑफ 31 जुलाई 2019 तक, क्योंकि ये हम 2020 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इसलिए इसमें 2019 तक का ही डेटा है। ठीक है, इंडिया हैज द लोएस्ट कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स एंड सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिकॉर्ड किया गया है नियरली 3.4% ऑफ टोटल यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन जनवरी 2019। तो आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको कुछ जो एनुअल सोलर पावर जनरेशन का जो लास्ट 6 ईयर्स का यानी कि 2019 तक का कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें ईयर दिया गया है और सोलर पावर जनरेशन कितना टेरावाट आवर जो एनर्जी के लिए लिखा गया है तो उसका दिया गया है कि कितना इंस्टॉल हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो 2013-14 में 3.35 टेरावाट आवर, 2014 to 15 में 4.60 टेरावाट आवर, 2015 to 16 में 7.45 टेरावाट आवर और 2016 to 17 में 12.09 टेरावाट आवर। तो आप ये जो टेबल देख रहे हैं वैसे ही 2017 to 18 में 25.87 टेरावाट आवर एंड 2018 to 19 में 39.27 टेरावाट आवर। इसका क्या मतलब है कि हर साल ये जो सोलर पावर जनरेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इंडिया में। तो ये सोलर एनर्जी हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रही है, इस बात को इस पैराग्राफ के थ्रू बताया गया है। ठीक है, आवर कंट्री इज लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग अ ईयर इंडिया रिसीव्स द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर फ्रॉम द सन। तो जो इंडिया है वो बहुत लकी है क्योंकि उसके पास में सोलर एनर्जी का सोर्स अच्छा खासा है, क्योंकि जो इंडिया है वो रिसीव करता है सोलर एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर कितना फ्रॉम द सन एक साल में। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमने पैराग्राफ रीड कर लिया, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं 3A से 3D तक हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे 3A में पूछा गया है व्हाट आर सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स क्या होती हैं? सोलर सेल्स फोटोवोल्टाइक सेल्स होती हैं जो कि कन्वर्ट करती हैं लाइट एनर्जी को किस में? तो ये कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट है 3B, हाउ मच वोल्टेज कैन बी डेवलप्ड बाय वन टिपिकल सोलर सेल व्हेन एक्सपोज्ड टू द सन। तो जब किसी सोलर सेल को सन की जो लाइट है उसमें एक्सपोज किया जाता है तो वो अप्रोक्सीमेटली कितनी वोल्टेज डेवलप हो सकती है उस टाइम पर? तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 0.6 वोल्ट्स वोल्टेज डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है 3C, द फ्यूचर ऑफ पावर जनरेशन बाय सोलर एनर्जी इज ब्राइट इन इंडिया, गिव रीजन। तो जो पावर जनरेशन है बाय सोलर सेल्स या फिर सोलर एनर्जी वो इंडिया में अच्छा है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रीजन बताइए। तो ये अभी हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा था, क्योंकि इंडिया क्या है, एक लकी कंट्री है, क्योंकि एक साल में, यानी कि मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इन अ ईयर इन इंडिया, तो इंडिया रिसीव करता है अप्रोक्सीमेटली 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर जो एनर्जी है बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है 3D,
लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स का क्या एडवांटेज है? तो सोलर सेल्स के थ्रू जो हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तो वो क्लीन एनर्जी का सोर्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सोलर सेल्स हैं उनको मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिटिल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। और साथ ही साथ सोलर एनर्जी का और क्या फायदा है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो इतनी बात अच्छे से समझ में आए। चलिए आप देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला गया है द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इन द नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो जो हमारी आई के थ्रू नॉर्मल आई की बात की जा रही है, यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट ऑफ विजन यहाँ पर नहीं है। तो नॉर्मल आई के केस में ये बोला जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखा गया है, हम उसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस पर। ए पूछा गया है इंक्रीजेस, जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। बी पूछा गया है डिक्रीजेस, तो इमेज की डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। सी बोला गया है रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं बदलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी बोला गया है डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द आई बॉल। तो अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक बात पता होगी कि हमारी जो आई है, यानी कि जो ह्यूमन आई, नॉर्मल आई की अगर बात की जाए विदाउट एनी डिफेक्ट इन विजन, तो वहां पर क्या होता है, इमेज हमेशा कहां पर बनती है, वो बनती है हमेशा रेटिना पर, चाहे ऑब्जेक्ट को कितना भी दूर कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारे आई लेंस है उसके पास में पावर ऑफ अकोमोडेशन की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो फोकल लेंथ है लेंस की, उसको क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, लेकिन इमेज हमेशा कहां पे फॉर्म होगी, रेटिना पर ही फॉर्म होगी। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या फिर ये बेसिक भी आपको नॉलेज होगी तो ये आप इजीली कर पाओगे। द वैल्यूज ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर आर। तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यूज बतानी है आपको एम्पियर्स में, ठीक है। तो आपने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जहां पर मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे बदलते हैं, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कैसे बदलते हैं, अगर आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे तो भी आपको ये पता होगा कि 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू होता है 10⁻³ एम्पियर्स, ठीक है। वैसे ही 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 10⁻³ एम्पियर एंड 10⁻6 एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R। तो एक कंडक्टर है जिसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमको A दिया गया है, रेजिस्टेंस R दिया गया है और उसकी लेंथ L दी गई है, ठीक है। सेकंड एक और कंडक्टर है ऑफ लेंथ 2.5 L एंड रेजिस्टेंस 0.5 R ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल दोनों का सेम है, इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी होगी रो वो भी मिलती जुलती ही होगी, ठीक है। हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो सेकंड वाले का हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है इसके अकॉर्डिंग। तो पहले हम दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A, जहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल की, L लेंथ है उस कंडक्टर की और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड वाले कंडक्टर के लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0.5R, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, 0.5R है, ठीक है। रो की जगह पर रो ही लिखेंगे क्योंकि सेम मटेरियल है। L की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2.5L और A की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करनी ही करनी है। तो यहाँ पर हम इसको A1 लिख देते हैं, इसको A2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। सो R से R हो गया कैंसिल, रो से रो हो गया कैंसिल, L से L हो गया कैंसिल। क्या बचा हमारे पास में यहाँ पर से अब, तो देखिए ये आपके पास में आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/A1, ये आ जाएगा अपॉन 2.5 अपॉन A2, ठीक है।
और यहाँ पर से आपके पास में आ जाएगा अपॉन 0.5। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0.5 इक्वल टू A2 अपॉन 2.5 A1। यहाँ पर से A2 अपॉन A1 इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा 2.5 अपॉन 0.5। तो ये हो गया 25/5, यानी कि ये हो गया 5। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A2 इक्वल टू 5A1। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका एरिया क्या था, A था, तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5A आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो दूसरे वाला कंडक्टर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किसके इक्वल है, 5A के इक्वल है। जहां पर जो A है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है पहले वाले कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया 5A। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं, तो 1 मार्क ईच हम लोग बोल सकते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द इंसिडेंट रे व्हेन। तो आपको 3 इसमें पार्ट्स दिए गए हैं। क्या बोला गया है, एक रे जो लाइट की एक रे है वो इंसिडेंट हो रही है। अब आपको अलग अलग केसेस दिए गए हैं तो आपको बताना है कि वो इंसिडेंट रे के साथ में क्या होगा। ठीक है, इन केसेस में तो पहला केस है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, सो C फॉर कैट, इसको याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है। ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर कोटिंग होती है और इसका जो फोकस और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किधर साइड होते हैं, तो ये बिहाइंड द मिरर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, पहले केस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई इंसिडेंट रे आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आई, यहाँ पर एरो से इस तरीके से इसको शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होती है, यहाँ पर इस पर जाके इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाकर ये टकराती है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में तो वैसे तो इसको क्या होना चाहिए, डाइवर्ज होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डाइवर्ज करेगा, है ना। लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं होती है, ये अपीयर टू डाइवर्ज होती है। हम इसको इमेजिन करते हैं कि कहाँ पर मिल सकती थी, तो ये कहाँ पर मिल सकती हो सकती है, तो ये फोकस पर मिल सकती होती है, यानी कि अपीयर टू डाइवर्ज कहाँ पर होगी, फोकस पर होगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस रे को अपीयर टू डाइवर्ज बना देंगे फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला केस। नेक्स्ट केस है बी, इट इज फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव मिरर व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो अब कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, यानी कि जो हम C फॉर कैट बोल रहे थे अल्फाबेट में, जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर को शो कर रहा था, उसका ऑपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है लाइट रेस को। ठीक है, मिरर की बात चल रही है, ध्यान रखना है। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता है जो अंदर की तरफ को होता है। ठीक है, और ये होता है इसका सिल्वर कोटेड फेस। तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके ठीक सामने है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि उसके फोकस से पास होते हुए अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा उस रे के साथ में रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहां से एक रे आई, ठीक है, और इसके फोकस से होते हुए गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आ जाती है, वो पैरेलल आ जाती है। दोनों ही केसेस में हमने एंगल I एंड एंगल R भी शो कर रखा है। ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 केसेस हो गए हमारे पास में। थर्ड केस है इट इज कमिंग ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉलिंग ऑन द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। फिर से कॉन्वेक्स मिरर की बात आ गई, यानी कि C फॉर कैट, सीधा वाला जो ये मिरर है। अब क्या बोला जा रहा है कि कोई रे तिरछी आ रही है, ऑब्लिकली यहाँ पर पड़ रही है, किस पर, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो उसके साथ में क्या होगा उसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, तो जब भी कोई रे ऑब्लिकली यहाँ पर इस तरीके से पड़ती है कॉन्वेक्स मिरर पर, तो वो सेम एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इस तरीके से। और ये है हमारा एंगल I और ये है हमारा एंगल R।
ठीक है, तो ये तीनों ही केसेस थे, तीनों को ही आप अच्छे से एग्जाम्स में बना के आ जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसके 3 पार्ट्स हैं और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसके पहले पार्ट ए में आपसे बोला गया है अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट विद इट्स साउथ पोल टुवर्ड्स वन फेस ऑफ द कॉइल इज। तो एक कॉइल है इंसुलेटेड वायर से जो वाउंड की गई है और क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड को कहां पर लाया जाता है, इसके एक फेस के करीब लाया जाता है इस कॉइल के, तो आपको गैल्वेनोमीटर में क्या पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, ये आपको ऑब्जर्वेशन बतानी है। फर्स्ट मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स इट, तो इसके जल्दी से इसके पास में लाया जाए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को, तो क्या होगा, यहाँ पर करंट इंड्यूस हो जाएगी और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अपने राइट साइड को क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले वाले इसके पार्ट का आंसर। सेकंड है मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम इट, अब इसको उसमें से विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो तब क्या होगा, तभी भी मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इसका मतलब है करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी। तो अब डिफ्लेक्शन तो शो करेगा गैल्वेनोमीटर लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि अगर अभी राइट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट हुआ था पहले वाले केस में, तो अब वो क्या हो जाएगा, अब वो लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाले पार्ट का आंसर। थर्ड है हेल्ड स्टेशनरी नियर इट, तो अगर इसको स्टेशनरी रख दिया जाए, ना ही मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाए ना ही कम किया जाए, तो तब क्या होगा, तभी कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा क्योंकि जो करंट है वो इंड्यूस ही नहीं होगी या फिर प्रोड्यूस ही नहीं होगी इसलिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गए इस पहले वाले पार्ट के तीनों जो पार्ट्स थे वो सॉल्व। बी पार्ट है नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड, तो यहां पर कौन सा फिनोमेनन इन्वॉल्व्ड है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी कॉइल में, वायर में या कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाए, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमसे क्या बोला गया है, पार्ट सी में स्टेट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस इन 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 और 3 के बेसिस पर आप क्या ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई या घटाई जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस होती है किसी कॉइल में या फिर किसी भी कंडक्टर में, अगर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है किसी भी वायर या फिर कंडक्टर के लिए। तो यही हमको यहां से कंक्लूजन मिलता है और ये हमको पता ही है कि इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं और ये हम लोग बहुत बार इसको देख भी चुके हैं कि ये हमारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें क्या बोला जाता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स यानी कि 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर जो हमारी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, थंब हमारा जो कंडक्टर है उसकी मूवमेंट को बताता है, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो इस तरीके से हो गया ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, जो कि बहुत ही इजी था। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सेट के लिए सेम नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन से या फिर और वाले क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका पार्ट ए में आपसे बोला गया है आपको रीजंस बताने हैं इन तीनों ही पार्ट्स के लिए। ठीक है, तो पहले पार्ट में बोला गया है रेड कलर इज सिलेक्टेड फॉर डेंजर सिग्नल्स, तो रेड कलर को ही डेंजर सिग्नल के लिए क्यों हम लोग यूज करते हैं, तो क्यों करते होंगे आप बताइए, आप सोच के बताइए, चैप्टर तो आप पढ़ चुके हैं ना। तो डेंजर सिग्नल्स का क्या मतलब है कि हमको दूर से ही पता चल जाए कि आगे कोई डेंजर, कोई खतरा है ना। अब उसके लिए हम एक कलर चूज कर रहे हैं, वो क्या है, रेड। वो इसलिए क्योंकि जैसे कभी फॉग की कंडीशन होती है या फिर डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो जो कम वेवलेंथ यानी कि जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं लाइक ब्लू,
वायलेट या फिर जो भी हमारा जो विबग्योर है उसमें जो ब्लू वाला जो साइड है वो सारी लाइट्स क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ की हैं, और रेड से तो सारी की सारी बाकी की लाइट्स भी क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ की हैं, जो कि फाइन पार्टिकल्स के थ्रू भी क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब बचता है रेड कलर, जो कि ताकि हम दूर से ही देख पाएं, दूर से ही पता कर पाएं कि हमें आगे चल के कुछ डेंजर हो सकता है, तो इसके लिए रेड कलर का यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो रेड कलर है वो लार्जर वेवलेंथ का कलर है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है डेंजर सिग्नल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द स्काई अपीयर्स डार्क इन स्पेस। तो स्काई वैसे तो हमको ब्लू नजर आता है, लेकिन अगर स्पेस में देखा जाए तो हमको वो क्या नजर आता है, डार्क नजर आता है। ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो भी नहीं होगा, और जब लाइट स्कैटर ही नहीं होगी तो हमको कैसा नजर आएगा, डार्क ही नजर आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपीरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो वैसे हमारे जो एग्जाम्स का सिलेबस है उसमें से रिड्यूस हो चुका है, ये वाला टॉपिक अब नहीं है, एक्सक्लूड हो चुका है, ठीक है। बट ऐसे ही अगर आपको समझना है या जानना है तो मैं उसके लिए आपको बता सकती हूँ कि जो सनसेट या फिर सनराइज के टाइम पे हमको थोड़ा पहले ही हमको सनराइज होता हुआ नजर आ जाता है, वो एक्चुअल में उसके 2 मिनट्स के बाद होता है। ऐसी सनसेट के टाइम पे भी हमको जो सनसेट है वो डिले मतलब बाद में नजर आता है सनसेट, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पर जो सन होता है वो होराइजन पर होता है, उसकी जो डिस्टेंस है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर होती है, ठीक है। तो जो लाइट है जब तक हमारे तक ट्रेवल जल्दी कर जाती है, जब कब की बात करें, जब सनराइज की बात करें, और देर तक रहती है जब अगर हम बात करें सनसेट की, इसलिए ये वाला फिनोमिनन होता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक एक्सक्लूड है हमारे एग्जाम्स में से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इजीली अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका हम पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में हमसे क्या बोला गया है, 2 लैम्प्स रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड 10 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। तो 2 लैम्प्स हैं, ठीक है, और ये पैरेलली कनेक्टेड हैं। सो हम लोग यहाँ पर लिखते भी जाते हैं जो जो गिवन है। पहले वाले लैंप की जो पावर हमको गिवन है वो है 100 वॉट, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो कितनी है, वो है 220 वोल्ट्स। वैसे ही दूसरा वाला जो हमारे पास में लैंप है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 10 वॉट्स, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट है, और इनके लिए जो मेन सप्लाई दी गई है वो कितनी है, वो भी 220 वोल्ट दी गई है। आपको इस पूरे के पूरे सर्किट से कितनी टोटल करंट फ्लो हो रही है ये बताना है। तो वो हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी अलग अलग करंट यानी कि I1 I2 कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका सम अप कर देंगे, तो वहां पर हमको पूरे सर्किट में से फ्लो होने वाली करंट पता चल जाएगी। तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो पावर होती है वो इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है उसके, यानी कि P इक्वल्स टू V इंटू I। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो पहले वाले लैंप के लिए अगर हम I1 कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है, P1 अपॉन V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 वॉट अपॉन 220 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आ गया आपके पास में 5 अपॉन 11 एम्पियर्स। I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P2 अपॉन V2। P2 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो 10 वॉट अपॉन V2 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 220 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन 22 एम्पियर्स। सो टोटल करंट कितनी हो जाएगी सर्किट में, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 11 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 22 एम्पियर्स। सो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, 11 2 जा 22, सो 2 5 जा 10 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि 11 अपॉन 22 हो जाएगा। सो ये हो गया 1 अपॉन 2 एम्पियर्स। या फिर जो हमारा पार्ट ए है उसके लिए जो करंट टोटल करंट पूछी गई है सर्किट से फ्लो होने वाली, वो कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो ये हो गया हमारे इसके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर,
ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। टू रेजिस्टर्स X and Y of resistance is 2 ohm and 3 ohm respectively are first joined in parallel and then in series. In each case the voltage supplied is 5 volt. दो इसके भी पार्ट्स दिए गए हैं फिर अलग अलग। सो पहले पार्ट में आपसे बोला गया है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम्स टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ईच केस। तो इन दोनों ही केसेस में आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और जब उनको पैरेलली कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक एक करके करते हैं। तो पहले वाले पार्ट कर रहे हैं हम इसका। तो देखिए इसमें पहला डायग्राम हम लोग करते हैं कि इनको जब कनेक्ट किया जा रहा है किसमें, पैरेलली। तो हमारे पास में एक जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम का और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है, वो है 3 ओम का, ठीक है। और जो इनको किसकी सप्लाई कितनी है, तो ये है 5 वोल्ट्स की के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए और इस तरीके से इसको कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 2 ओम वाला रेजिस्टर, ये हो गया हमारा 3 ओम वाला रेजिस्टर, ठीक है। और करंट इस तरीके से इस सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये हो गया हमारा सर्किट पूरा। तो ये कौन सा वाला कनेक्शन है, ये है पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं किसके लिए, जब हम इनको सीरीज में कंबाइन करते हैं। तो फर्स्ट वाला ही पार्ट चल रहा है इसका। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज में दोनों रेजिस्टर्स, एक रेजिस्टर दूसरा रेजिस्टर, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दीजिए 5 वोल्ट की मेन सप्लाई से और एक स्विच बना दीजिए यहाँ पर इस तरीके से और इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टर, ये हो गया 3 ओम का रेजिस्टर। पावर सप्लाई प्लस और माइनस का साइन बना दीजिए, 5 वोल्ट यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप 5 वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से करंट का फ्लो होगा यहाँ पर इस वाले सर्किट में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है, ये है सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी के ही जो सेकंड पार्ट है उस पे चलते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब हमको इसका सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है और उसमें हमसे बोला गया है कि 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आप लोग बताइए कि कितनी वोल्टेज यहाँ पर इसके अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं आप लोग, देखिए हमको पहले तो करंट बतानी पड़ेगी, टोटल करंट इस पूरे के पूरे सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। वो हम कैसे बता पाएंगे, जब हम इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बता पाएंगे, क्योंकि दोनों से ही सेम करंट फ्लो होती है सीरीज कनेक्शन में। सो हम आर इक्विवेलेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, सो 2 ओम प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, ये आ गई 5 ओम, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है V इक्वल्स टू IR होता है। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो इस वाले सर्किट के लिए I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, V की जगह पर आप रखेंगे 5 वोल्ट अपॉन R की जगह पर आप क्या रखेंगे, 5 ओम रखेंगे। तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास में 1 एम्पियर। सो इस सर्किट में से 1 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब हमको बताना है जो 3 ओम रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, ठीक है। सो हमको फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R होता है। यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि सेम ही करंट फ्लो हो रही है दोनों ही रेजिस्टर से, ठीक है। इंटू R की जगह पर यहाँ पर कौन सी वैल्यू आप रख देंगे, क्योंकि 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए पूछा गया है तो हम 3 रख देंगे। सो यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 3 वोल्ट्स हो जाएगी। और ये हो गया इसके सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको इजीली अच्छे से आप भी सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये है हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको 3 पार्ट्स दिख रहे हैं। पहला पार्ट है कि आपको एक लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन वन फेस ऑफ अ ग्लास स्लैब। तो एक ग्लास स्लैब या फिर ग्लास ब्लॉक पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो उसमें क्या होगा, ये आपको लेबल रे डायग्राम के थ्रू दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए है जिसके लिए हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास में एक ग्लास ब्लॉक है, एयर यानी कि फर्स्ट मीडियम से ग्लास में एक रे क्या कर रही है, एंटर कर रही है, यानी कि एक रे यहां से इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली, कहां पर, एक फेस
इस ग्लास के ब्लॉक के एक फेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी कंफर्ट के लिए हम लोग नॉर्मल्स ड्रॉ कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है, यानी कि एयर से जब ये ग्लास में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है, ठीक है। और जब ये फिर ग्लास से किस में जाएगी, फिर से नेक्स्ट मीडियम में जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी, जो कि यहाँ पर सेम टू सेम मीडियम ही है एयर, तो ये क्या चले जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी। तो ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मीडियम और थर्ड मीडियम सेम है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट सेम ही है। अदरवाइज अगर यहाँ पर मीडियम कोई और होता तो वो बदल सकता था। तो ये हमारा होता एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है उसका जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो और जब वो एक इमर्जेंट रे की तरह बाहर निकल रही है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे इस वाले केस में। नेक्स्ट है सेकंड हमारे पास में इसका पार्ट बी, जिसमें आपसे क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ ग्लास स्लैब गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको एक फॉर्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, n = होता है C/V, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। C यहाँ पर क्या होता है, तो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, इन वैक्यूम या फिर इन एयर, जो कि हमको कितना गिवन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है, अपॉन V क्या होता है, तो V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटीरियल, जो कि यहाँ पर ग्लास स्लैब है, और जो हमको कितनी स्पीड दी गई है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 10⁸ से 10⁸ कर दिया, सो n = क्या आ जाएगा, 3/2, या फिर ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1.5 के। तो यहाँ पर जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्ट सी। पार्ट सी में आपको बोला गया है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ इट्स पावर इज -2.5 डायोप्टर। तो एक लेंस आपको दिया गया है, उसकी फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है अगर उसकी पावर क्या है, -2.5 डायोप्टर है। तो हमको फॉर्मूला पता है P = क्या होता है, 1/f इन मीटर्स। इसका मतलब है अगर हम f कैलकुलेट करना चाहें मीटर्स में, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/p के। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/-2.5 डायोप्टर, ठीक है। सो f मीटर में कितना आ जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, -10/25। तो ये हो गया 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ये हो गया -0.4 मीटर्स। तो ये फोकल लेंथ आ गई, इतनी पावर वाले जो लेंस है उसकी कितनी, -0.4 मीटर्स, ठीक है। और ये कौन सा लेंस होगा, क्योंकि नेगेटिव इसकी क्या आ रही है, फोकल लेंथ आ रही है, नेगेटिव पावर दी गई है, इसका मतलब ये लेंस कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सेम सेट के लिए सेम क्वेश्चन नंबर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप एग्जाम्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स है इसके, ठीक है। तो एक एक करके दोनों ही पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट ए में हमसे बोला गया है कि एक पर्सन जो कि सफर कर रहा है मायोपिया से, यानी कि नियर साइटेडनेस से, उसको एडवाइस किया जाता है टू वियर करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। तो लेंस की पावर कितनी दी गई है, -2.5 डायोप्टर। ये हमको पता ही है, वैसे भी नेगेटिव पावर दिख रही है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। दूसरा हमको ये भी आइडिया है कि जो मायोपिया होता है उसके लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं उसकी करेक्शन के लिए, ठीक है। A spherical lens of same focal length was taken in the laboratory। तो एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ सेम है इसके जैसी, जो कि अभी हम कैलकुलेट करके बताते हैं कितनी है, तो उसको लेबोरेटरी में लिया गया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ स्टूडेंट प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस लेंस। किसी स्टूडेंट को कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि जो लेंस से इमेज की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कि v की वैल्यू हमको यहाँ पर दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि बात कॉनकेव लेंस की है, तो यहाँ पर जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो किधर साइड को होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड को होगी, और लेफ्ट हैंड साइड की हम डिस्टेंसेस किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है लेंस के लिए, तो वो इसका मतलब हमको u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास में v की वैल्यू है, f की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम लेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो f की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर हमको दी गई है -2.5 डायोप्टर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
जाएगा, क्योंकि हमको पता है P इक्वल्स टू होता है 1/f इन मीटर्स या फिर 100/f इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें क्योंकि सेंटीमीटर में दी गई हैं तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से अगर हम f सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो ये इक्वल टू हो जाएगा 100/p। सो ये हो गया 100/ -2.5 डायोप्टर्स, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1000/25। तो ये हो गया आपके पास में -40 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ आ गई -40 सेंटीमीटर। लेंथ फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहां पर से ये क्या हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/10 माइनस 1/-40। तो 1/u इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 40। तो यहां पर से आ गया आपके पास में -4 और यहां पर से आपके पास में आ गया +1 यानी कि -3/40। सो u इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया -40/3। इसका मतलब क्या हो गया 3 1 जा 3 3 3 जा 9 -13.33 सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई 13.33 सेंटीमीटर्स आ गई। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द अबव केस। तो इस केस में हमको एक रे डायग्राम बनाना है एग्जाम्स में जो कि बता रहा हो पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज जो इस केस में बनी है। ठीक है, लेंस कौन सा है, तो लेंस है हमारे पास में कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहां पर हमने बना लिया है इसका एक, ये हो गया हमारे पास में इसका फोकस। ठीक है, एक ही साइड बनाया है हमने क्योंकि हमको पता है कि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही बननी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है, देख लिया हमने -13.33 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। हमारे पास में फोकल लेंथ कितनी है, तो ये है -40 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में फोकस तक की वो कितनी है, ये हो गई हमारे पास में 40 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है 13.33 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो ये हमारी u की वैल्यू है 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने दिखा दिया कि यहां से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ठीक है, और ये क्या होगा, ये क्या कर देता है डाइवर्ज कर देता है रेस को। तो इसका मतलब है ये अपीयर टू डाइवर्ज कहां से होती हुई नजर आएंगी, तो फोकस से होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा, अगर हम इसके जो ऑप्टिकल सेंटर है यानी कि O या फिर यहाँ पर जो हमने C के थ्रू दिखाया है जो रे वहां से आएगी तो उसी से वापस चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर बन गई है इमेज, ये रही इमेज। ठीक है, ये हमने A' B' इसको नाम दे दिया है इस तरीके से। ठीक है, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो इमेज की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमको मालूम है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है और इसीलिए हमने V की वैल्यू क्या ली थी, यहाँ पर नेगेटिव ली थी। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा डायग्राम शो कर देंगे एग्जाम्स में, और लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, यानी कि आप क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज है, ठीक है, फोकस कहां पर है, ऑप्टिकल सेंटर कहां पर है, ये सब दिखा के आएंगे तो आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। सो आई होप कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने साथ में सॉल्व किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हो फ्री है पर बेस्ट है।